नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के 8th लेक्चर में आपका स्वागत है। हम टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने समझा नागर टेम्पल आर्किटेक्चर के 3 स्टाइल्स को, रेखा प्रसाद, फमसाना और वल्लभी स्टाइल। आज हम नागा टेम्पल आर्किटेक्चर से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम जानेंगे नागा टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित टेम्पल्स कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। पहले बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पर बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं नागा टेम्पल आर्किटेक्चर के, उनके बीच कुछ कॉमन फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, इन जगहों पर जो टेम्पल्स हैं वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है पत्थर की। गुप्ता पीरियड के कुछ टेम्पल्स जो अभी तक सर्वाइव किए हुए हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। जैसे 2 टेम्पल्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो गुप्ता इरा के हैं, मध्य प्रदेश में हैं और अभी भी वो सर्वाइव्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेम्पल है उदयगिरी में, विदिशा के बाहरी इलाके में, और दूसरा टेम्पल है सांची में। सांची आपको पता है फेमस बुद्धिस्ट साइट है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था जब स्तूपास के बारे में डिस्कस किया था। एक बात आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मंदिर है भीतरगांव टेम्पल। ये पहला ऐसा टेम्पल है जिसे ईंटों से बनवाया गया था, यानी ब्रिक्स से। इससे पहले टेम्पल्स बनवाए जाते थे स्टोन से, जैसा हमने डिस्कस किया, बलुआ पत्थर से टेम्पल्स बनवाए जाते थे। लेकिन कानपुर का भीतरगांव टेम्पल पहला ऐसा मंदिर है जिसे ईंटों से बनवाया गया था। 1894 में, यानी 1894 में एक बिजली गिरने से ये टेम्पल काफ़ी डैमेज हो गया था। ये देखो, काफ़ी डैमेज हो गया था। बाद में इसका रिनोवेशन हुआ। भीतरगांव टेम्पल के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट टेम्पल है दशावतार विष्णु टेम्पल। दशावतार टेम्पल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है देवगढ़। फिर से सुनिए, उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है देवगढ़, वहाँ पे है ये दशावतार विष्णु टेम्पल। ये टेम्पल कब बनवाया गया था? 6th सेंचुरीज के स्टार्टिंग में ही ये टेम्पल बनवाया गया था। वैसे देखो, अभी इस बात का नहीं पता है कि ये टेम्पल किसने बनवाया था, डोनर्स का नहीं पता है, लेकिन आर्किटेक्चर से इस बात का पता लग जाता है कि ये टेम्पल बनवाया गया था 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी 510 कॉमन ईरा के आसपास आप कह सकते हैं। ये टेम्पल भी गुप्ता ईरा का टेम्पल है। ये टेम्पल बनवाया गया ऑलमोस्ट 100 साल बाद। पहले हमने जो ये छोटे छोटे टेम्पल्स डिस्कस किए थे मध्य प्रदेश में, उदयगिरी में जो विदिशा के बाहरी इलाके में है, और सांची में टेम्पल, ये जो छोटे छोटे टेम्पल्स बनवाए गए थे, इनके 100 सालों बाद ये टेम्पल बनवाया गया दशावतार टेम्पल। इस टेम्पल की एक सबसे बड़ी खास बात यह है, ये टेम्पल पंचायतन स्टाइल में है। पंचायतन स्टाइल में क्या होता है, बीच में देखो एक मेन श्राइन होती है। ये मेन श्राइन है एक रेक्टेंगुलर चबूतरे पर। उसके बाद हर एक कोने में एक सब श्राइन भी होती है, जिसे आप सब्सिडरी श्राइन्स कह सकते हो। श्राइन का मतलब आप समझ रहे हो ना? श्राइन का मतलब वो पवित्र जगह जहां पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है। तो पंचायतन टेम्पल स्टाइल में मेनली 5 श्राइन्स हो जाती हैं, 5 ऐसी जगह हो जाती हैं जहां पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स दशावतार टेम्पल के बारे में। इस टेम्पल का द्वार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा भव्य है। यानी जैसे ही हम टेम्पल में एंटर करते हैं, भव्य द्वार आता है। राइट साइड में फीमेल फिगर दिखाई देती हैं इस प्रकार की। भव्य द्वार के साइड में इस प्रकार की फीमेल फिगर दिखाई देती हैं। माना जाता है ये गंगा है, और लेफ्ट साइड में भी इसी प्रकार की फीमेल फिगर दिखाई देती है, जिसे यमुना माना जाता है। इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु की वेरियस फॉर्म्स दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेष नारायण, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष। शेष नारायण में क्या है, भगवान विष्णु शेष नाग पर आराम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, शेषनाग जिसे अनंत कहा जाता है, इसके ऊपर भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। इसे कहा जाता है शेष नारायण फॉर्म। उसके बाद है नर नारायण फॉर्म। नर नारायण
एक प्रकार से विष्णु का अवतार ही है जो भगवान विष्णु ने धरती पर लिया था धर्म की सुरक्षा के लिए। इस कंसेप्ट में क्या होता है, नर जो है वो इंसान की आत्मा है, नर इंसान की आत्मा है जो कि साथी है नारायण की। नारायण भगवान की एक फॉर्म है, समझ गए। नर का मतलब इंसान की आत्मा, नारायण का मतलब भगवान। तो इंसान की जो आत्मा है वो साथी बन के रहती है इस अवतार में भगवान की, तो इसे कहा जाता है नर नारायण फॉर्म। तीसरी फॉर्म भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष। इसमें भगवान विष्णु एक हाथी का वध करते हैं। एक असुर यानी राक्षस ने फॉर्म ले ली थी हाथी की, जिसका वध किया जाता है भगवान विष्णु के द्वारा और उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं दशावतार टेम्पल की दीवारों पर। देखो, विश्वास ये किया जाता था कि जो 4 सब श्राइन्स हैं दशावतार टेम्पल में, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, स्टाइल जो है दशावतार टेम्पल का पंचायतन टेम्पल है, पंचायतन स्टाइल है, यानी बीच में एक मेन श्राइन और 4 कॉर्नर पे सब श्राइन्स। तो विश्वास ये किया जाता था कि सब श्राइन्स हैं वो भी भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों पर डेडिकेटेड रही होगी, इसीलिए टेम्पल का नाम पड़ गया दशावतार टेम्पल। लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो 4 सब श्राइन्स हैं वो भगवान विष्णु के अवतारों पर ही डेडिकेटेड थी। यानी अभी हमें कुछ नहीं पता कि 4 सब श्राइन्स किनको डेडिकेटेड थी। एक और खास बात इस दशावतार टेम्पल के बारे में, वैसे देखो ज़्यादातर टेम्पल्स ईस्ट फेसिंग थे, लेकिन ये दशावतार टेम्पल वेस्ट फेसिंग है, यानी वेस्ट को फेस करता है। और अगर आप इस टेम्पल के शिखर पर नज़र डालोगे तो आप एक आसान से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, पता लग जाएगा कि पिछला लेक्चर आपने अच्छे से रिवाइज किया है या फिर नहीं किया है। ये दशावतार टेम्पल है। शिखर जो है वो किस स्टाइल का है, रेखा प्रसाद स्टाइल का है, फमसाना स्टाइल का है या फिर वल्लभी स्टाइल का है? आसान सा क्वेश्चन है, आंसर दे दीजिए कौन से स्टाइल का ये शिखर है। शिखर देखो ये रेखा प्रसाद स्टाइल का है। तो इस प्रकार से हमने पूरी जानकारी डिस्कस की दशावतार टेम्पल के बारे में। और अब एक यूपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2014 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप देखते ही दो दोगे। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री की हम रेफरेंस लें तो टर्म पंचायतन का मतलब क्या है? क्या ये विलेज एल्डर्स की एक असेंबली है? क्या ये रिलीजियस सेक्ट है? क्या ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है? या फिर सबसे लास्ट में चौथा ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी है कोई? तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन है। देखो, अगर पढ़ा हुआ हो ना, क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत सिंपल पूछती है, बस हमें रिवाइज करना है। नेक्स्ट देखो, दशावतार टेम्पल को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे लक्ष्मण टेम्पल को। लक्ष्मण टेम्पल कहाँ पे है? ये टेम्पल है खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो जगह है, वहाँ पर है ये लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल की पहले आप तस्वीर देख लीजिए, ये है लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को। इसे बनवाया गया था 954 एडी में, 954 एडी में चंदेल राजा धंगा के द्वारा। ये जो टेम्पल है ऑलमोस्ट दशावतार टेम्पल के 400 सालों बाद बनवाया गया। 6वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में बनवाया गया था दशावतार टेम्पल, और ये टेम्पल बनाया गया 954 एडी में। पंचायतन स्टाइल की तरह ही इस टेम्पल में बीच में मेन श्राइन है और कॉर्नर पे 4 टेम्पल्स हैं। कॉर्नर पे 4 टेम्पल्स हैं। इनके शिखर की अगर आप शेप देखोगे तो ये हॉरिजेंटल शेप हो जाती है शिखर की। तो आप बताइए, जब शिखर की शेप इस प्रकार से हॉरिजेंटल हो तो नागर टेम्पल आर्किटेक्चर का कौन सा स्टाइल है? रेखा प्रसाद है, फमसाना है या फिर वल्लभी है? ये फमसाना है। फमसाना टाइप का स्टाइल है इन 4 कॉर्नर्स में जो ये छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। यहाँ पर आपको
अमलका और यहाँ पे क्लस भी देखने को मिल सकता है। अब देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें खजुराहो टेम्पल्स के बारे में, जिन्हें चंदेल किंग्स के द्वारा बनवाया गया था। लक्ष्मण टेम्पल जिसे हमने अभी डिस्कस किया, लक्ष्मण टेम्पल के अलावा और मुख्य टेम्पल्स यहाँ पर हैं। विश्वनाथ टेम्पल जो कि भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित एक और फेमस टेम्पल है यहाँ पे खजुराहो में, जिसका नाम है कांदरिया महादेव टेम्पल। कांदरिया महादेव टेम्पल भी भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा देखो जैन टेम्पल भी यहाँ पे हैं, जैसे चोसनाथ योगिनी टेम्पल। चोसनाथ योगिनी टेम्पल ये जैन टेम्पल है। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है क्या सिर्फ हिंदुइज्म से संबंधित टेम्पल्स देखने को मिलते हैं खजुराहो में, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जैन टेम्पल भी हैं यहाँ पे, जैसे चोसनाथ योगिनी टेम्पल। खजुराहो टेम्पल की खास बात यह है, टेम्पल्स के बाहर या फिर मंडप और मेन श्राइन के बीच में दीवारों पर इस प्रकार के इरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, कामुक स्कल्पचर्स। बहुत सारी थ्योरीज हैं इनके बारे में। मकसद क्या है भाई, टेम्पल तो एक ऐसी जगह होती है, अध्यात्म को समर्पित होती है, मोक्ष को समर्पित होती है, मुक्ति को समर्पित होती है, लेकिन इस प्रकार के जो स्कल्पचर्स हैं वो तो भोग विलास इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। तो फिर टेम्पल्स की दीवारों के बाहर इस प्रकार के स्कल्पचर्स मिथुन के क्यों हैं, इस बारे में देखो अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे एक थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, टेम्पल के बाहर मिथुन के जो ये स्कल्पचर्स हैं इरोटिक फॉर्म्स में, वो इसलिए हैं कि मंदिर में जो भी जा रहा है वो भोग विलास संबंधित जो आइडियाज़ हैं उनको बाहर छोड़ के आए और अंदर एंटर करे बिल्कुल साफ मन से। यानी जो पर्सन अंदर एंटर करेगा उसको एक इशारा होता है कि बाहर जो है बहुत आपको भोग विलास जैसी वस्तुएं मिलेंगी, आपको आनंद करने के लिए, आनंद लेने के लिए चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वास्तव में आपको अध्यात्म प्राप्त करना है, आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के ही अंदर आपको आना पड़ेगा। तो ये एक थ्योरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं चंदेल जो थे भगवान चंद्रमा के वंशज थे, तो भगवान चंद्रमा से जुड़ी एक स्टोरी है, इसी वजह से ये इरोटिक स्कल्पचर्स मूर्तियां देखने को मिलती हैं खजुराहो में टेम्पल की बाहर दीवारों पे, या फिर मेन श्राइन और मंडप के बीच जो दीवार है वहाँ पर भी। खजुराहो टेम्पल्स का एक फीचर वैसे ये भी है, बालकनी और वरांदा भी देखने को मिलता है इन टेम्पल्स में। जबकि हमने जो दशावतार टेम्पल डिस्कस किया था, दशावतार टेम्पल में बालकनी या फिर वरांदा नहीं देखने को मिलता। तो मेनली हमने इस वीडियो में डिस्कस किया नागर टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित सेंट्रल इंडिया में कौन से टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। हमने दशावतार टेम्पल के बारे में डिस्कस किया, भीतरगांव टेम्पल के बारे में मैंने आपको बताया, लक्ष्मण टेम्पल के बारे में हमने डिस्कस किया। खजुराहो में लक्ष्मण टेम्पल्स के अलावा दूसरे कौन से टेम्पल्स मिलते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नागर टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित वेस्ट इंडिया में कौन कौन से टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के 9th लेक्चर में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे टेम्पल आर्किटेक्चर को। अभी तक हम टेम्पल आर्किटेक्चर के बेसिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। नागर टेम्पल आर्किटेक्चर हमने स्टार्ट किया, हमने जाना 3 स्टाइल्स के बारे में। नागर आर्किटेक्चर के 3 स्टाइल्स कौन से हैं, रेखा प्रसाद, फमसाना और वल्लभीम। उसके बाद हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया इंडिया के विभिन्न इलाकों में नागर टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित कौन से टेम्पल्स पाए जाते हैं। हमने सेंट्रल इंडिया की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वेस्ट इंडिया की। देखो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, फॉर एग्जांपल गुजरात में, राजस्थान में और इवन वेस्ट मध्य प्रदेश में नागर टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित काफ़ी सारे मंदिर मिलते हैं। जो स्टोन यानी जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है मंदिरों को बनवाने में, वो अलग अलग कलर का है, अलग अलग टाइप का है। जैसे सबसे ज़्यादा कॉमन तो देखो सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन सबसे ज़्यादा मंदिरों में इस्तेमाल हुआ है राजस्थान में, गुजरात में और वेस्ट मध्य प्रदेश में। लेकिन कहीं कहीं ग्रे बसाल्ट या फिर ब्लैक बसाल्ट पत्थर से बने मंदिर भी मिलते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात,
वो मंदिर जो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जो काफ़ी ज़्यादा भव्य हैं, उनको बनाया गया है सॉफ्ट वाइट मार्बल से। जैसे 10वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी के बीच इस प्रकार के काफ़ी मंदिर बने सॉफ्ट वाइट मार्बल से। एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पे जैन टेम्पल माउंट आबू में, और इवन 15th सेंचुरी में बना रनकपुर का टेम्पल, ये भी जैन टेम्पल है। एसेंस आप समझ गए ना? कहने का मतलब ये है, वेस्ट इंडिया में 10वीं सेंचुरी के बाद जो मंदिर बनवाए गए थे, सबसे ज़्यादा कॉमन तो है सैंडस्टोन, मतलब सबसे ज़्यादा मंदिर तो बनवाए गए थे सैंडस्टोन से, लेकिन कहीं कहीं ब्लैक और ग्रे बसाल्ट से भी मंदिर बनवाए गए थे। लेकिन वो मंदिर जो बहुत ही ज़्यादा भव्य हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, उनको ज़्यादातर बनवाया गया था वाइट सॉफ्ट मार्बल की सहायता से। एग्जाम्पल दिया जाता है रनकपुर का जैन टेम्पल, माउंट आबू में जो जैन टेम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल है सामल जी टेम्पल, ये भी नागर टेम्पल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। इसे बनवाया गया था 11th सेंचुरी में। ये कहाँ पे है? ये गुजरात के अरावली डिस्ट्रिक्ट में है। ये देखो, ये लोकेशन है गुजरात के अरावली डिस्ट्रिक्ट में है। भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है। किसने बनवाया था, इस पे देखो डिबेट है। आप ये याद रखिएगा, नागा टेम्पल आर्किटेक्चर का है, बनवाया गया था 11th सेंचुरी में, गुजरात के अरावली डिस्ट्रिक्ट में है। आगे देखो, नागा टेम्पल आर्किटेक्चर का वेस्ट इंडिया में काफ़ी प्रमुख टेम्पल है सन टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ पे है? गुजरात के मोढेरा में। इसे बनवाया गया था सोलंकी डायनेस्टी के राजा भीमदेव फर्स्ट के द्वारा। इसे बनवाया गया था 1026 एडी में। देखो, ये डेट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यूपीएससी काफ़ी बार क्रोनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेती है। एग्जैक्ट डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि 1026 एडी, बस थोड़ा सा आइडिया इतना होना चाहिए कि 11वीं-12वीं सेंचुरी के आसपास बनवाया गया था सन टेम्पल को। किसके द्वारा? सोलंकी डायनेस्टी के राजा भीमदेव फर्स्ट के द्वारा। देखो, जो सोलंकी रूलर्स थे वो लेटर चालुक्यास की ब्रांच थे। इस टेम्पल की खास बात ये है, ये बहुत ही बड़ा मैसिव स्टेप टैंक, ये देखो सीढ़ियों से नीचे जाने वाला जो ये टैंक है, ये खास बात है सन टेम्पल की। इस टैंक के अंदर 108 छोटी छोटी श्राइन्स हैं। अंदर देखो, एक ये श्राइन, यहाँ पे श्राइन, ये श्राइन, ये तो बड़ी हैं। इस प्रकार की 108 छोटी छोटी श्राइन्स हैं इस टैंक के अंदर। फीचर्स देखो, आप एक एक याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट में नागर टेम्पल आर्किटेक्चर और द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर के बीच डिफरेंस आप आसानी से क्रिएट कर सकोगे जब आपने फीचर्स देखे होंगे, सारे के सारे ध्यान से सुने होंगे कि स्टेप टैंक कहाँ मिलता है, कहाँ पे नहीं मिलता है। खैर, वेस्ट इंडिया के हमने नागर टेम्पल आर्किटेक्चर के टेम्पल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम ईस्ट इंडिया की तरफ। नागर टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित ईस्ट इंडिया में कौन से टेम्पल्स मिलते हैं? देखो, ईस्ट इंडिया में नागर टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित टेम्पल्स मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, उड़ीसा में। एक दिक्कत ये है कि नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में जो टेम्पल्स हैं उनके इतिहास को स्टडी करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी प्राचीन काल की बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनका रिनोवेशन हो चुका है। अब वहाँ पर ईंट से बनी या फिर कंक्रीट से बनी बिल्डिंग्स मिलती हैं, तो इसलिए उन बिल्डिंग्स के इतिहास को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक बात देखो, ये भी प्रतीत होती है, ईस्ट इंडिया में 7वीं सेंचुरी तक टेम्पल्स बनवाए गए थे टेराकोटा से। टेराकोटा यानी काइंड ऑफ मिट्टी होती है, पकी हुई मिट्टी, तो इसी वजह से वो बिल्डिंग्स सरवाइव नहीं कर पाई। और बहुत सारे स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं असम में, बंगाल में, तो इससे ये प्रतीत होता है रीजनल स्कूल्स भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए थे ईस्ट इंडिया में। ईस्ट इंडिया में ही चूँकि रीजनल स्टाइल डेवलप हो गए थे, असम का अलग से स्टाइल और बंगाल का अलग से स्टाइल, इसलिए दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। पहले हम ईस्ट इंडिया के अंदर असम स्टाइल की बात करते हैं। असम में देखो 6th सेंचुरी एडी का एक डोर फ्रेम मिलता है। यहाँ पे देखो, ये 6th सेंचुरी का डोर फ्रेम है डा पर्वतिया। इसके अलावा एक टी एस्टेट है रंगागोरा टी एस्टेट, ये असम में तिनसुकिया के पास है। यहाँ पर भी कुछ स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं।
समझ गए? फिर से बोलता हूँ, असम में 6th सेंचुरी एडी का एक डोर फ्रेम देखने को मिलता है, दा पर्वतिया। इसके अलावा वहाँ पे एक टी एस्टेट है, रंगागोरा टी एस्टेट। उस टी एस्टेट के पास भी कुछ स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। वो टी एस्टेट है असम के तिनसुकिया में। ये जो स्कल्पचर्स हैं, इन स्कल्पचर्स पर गुप्ता स्टाइल का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। समझ गए? ये जो स्कल्पचर्स मिलते हैं, चाहे डोर फ्रेम हो या फिर रंगागोरा टी एस्टेट के पास कुछ स्कल्पचर्स हो, उन पर गुप्ता स्टाइल की झलक देखने को मिलती है। 10वीं सेंचुरी तक देखो ऐसा ही चलता रहा असम में। 10वीं सेंचुरी तक गुप्ता स्टाइल की कुछ चीज़ें बनी, उसके बाद पोस्ट गुप्ता स्टाइल की भी कुछ चीज़ें बनी। लेकिन 12वीं सेंचुरी एडी से 14th सेंचुरी एडी के बीच एक रीजनल स्टाइल अपना खुद का डेवलप हो गया असम का। हुआ क्या था, उस समय ताइज लोगों ने अपर बर्मा रीजन से माइग्रेट किया असम में। जैसे देखो नागा एक एथनिक ग्रुप है, उसी प्रकार से ताइज एक एथनिक ग्रुप है। अपर बर्मा रीजन में रहते थे, कुछ ताइज लोगों ने अपर बर्मा रीजन से माइग्रेट किया असम में। तो उनका जो स्टाइल था वो लोकल पाला स्टाइल ऑफ बंगाल से मिक्स हो गया। सिंपल है, देखो पहले लोकल डोमिनेंट स्टाइल था पाला स्टाइल, फिर असम में ताइज लोग आए अपर बर्मा से, उनका भी अपना स्टाइल था ताइज स्टाइल। पाला स्टाइल प्लस ताई स्टाइल इजकल टू अहोम स्टाइल। तो असम का खुद का एक स्टाइल डेवलप हुआ, अहोम स्टाइल, जिसका एक एग्जाम्पल है कामाख्या मंदिर। ये देखो, ये जो मंदिर है कामाख्या मंदिर, ये एक शक्तिपीठ है, गोडेस कामाख्या को डेडिकेटेड है। इसे 17th सेंचुरी एडी में बनवाया गया था। तो अगर यूपीएससी पूछे कामाख्या जो टेम्पल है कहाँ पर है, असम में है। किसको डेडिकेटेड है? गोडेस कामाख्या को। स्टाइल क्या है? अहोम स्टाइल। ईस्ट इंडिया में असम को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं बंगाल को। देखो ध्यान से सुनिएगा, बंगाल में 9th सेंचुरी एडी से लेकर 11वीं सेंचुरी एडी के बीच स्कल्पचर्स का जो स्टाइल देखने को मिलता है वो है पाला स्टाइल। ये स्टाइल देखने को मिलता है बिहार में, बंगाल में, इंक्लूडिंग बांग्लादेश में। बांग्लादेश आज के समय में हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी पाला स्टाइल देखने को मिलता है स्कल्पचर्स का। 9वीं सेंचुरी एडी से लेके 11वीं सेंचुरी एडी के बीच जो स्कल्पचर्स बनवाए गए थे, और उसके बाद 11वीं सेंचुरी के मिडल से लेके 13वीं सेंचुरी के मिडल के बीच स्टाइल इमर्ज होके आता है सेना स्टाइल। ये देखो लॉजिकल है, क्योंकि 9वीं सेंचुरी एडी से लेके 11वीं सेंचुरी एडी के बीच वहाँ पे रूल था पाला रूलर्स का। उसके बाद रूलर्स चेंज हुए, 11वीं सेंचुरी के मिडल से लेके 13वीं सेंचुरी एडी के बीच रूल था सेना किंग्स का। तो जैसे ही रूलर्स चेंज हुए, स्टाइल भी चेंज हो गया। पहले स्टाइल था पाला स्टाइल, बाद में स्टाइल हो गया सेना स्टाइल। पाला स्टाइल के बारे में तो देखो फेमस है, इन्होंने बुद्धिस्ट से जुड़ी बहुत सी बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया था। आपने सुना भी होगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पाला रूलर धर्मपाला के द्वारा बनवाई गई थी। और इसके अलावा बहुत से बुद्धिस्ट मठ बनवाए गए थे पाला रूलर्स के द्वारा। लेकिन उसी समय एक और भी छोटा सा एम्पायर था, वंगा एम्पायर। वंगा एम्पायर ने अपने स्टाइल के काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए। फॉर एग्जांपल 9th सेंचुरी में बना सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल। आप एक बार तस्वीर देखिए, ये है सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल। कहाँ पर है? ये है बराकर में, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में है, बराकर में। और इसे बनवाया गया था 9th सेंचुरी एडी में। ये वंगा स्टाइल का है, वंगा एम्पायर के द्वारा इसे बनवाया गया था। इसके अलावा देखो बंगाल में डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के तेलकुपी में 9th सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी के बीच बहुत सारे टेम्पल बनवाए गए थे। और लोकल जो आर्किटेक्चरल स्टाइल इमर्ज हो रहा था उस समय, उसी स्टाइल से वो सारे टेम्पल्स बनवाए गए थे। यानी लोकल स्टाइल को अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे वो टेम्पल्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इस रीजन में डैम्स इस्टेब्लिश किए गए तो फिर वो सारे टेम्पल्स सबमर्ज हो गए। अब बहुत ही कम टेम्पल बचे हैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। उस समय के
एक और ख़ास बात देखो, बंगाल में जिस स्टाइल से लोकल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, फॉर एग्जांपल एक स्टाइल फेमस था बंगाली हट का। बंगाली हट यानी बंगाली झोपड़ी। बंगाली झोपड़ी की जो रूफ होती थी यानी जो छत होती थी वो बैम्बू से बनी होती थी और उस छत का स्लोप इस प्रकार से होता था। तो ये जो स्टाइल है वो भी अडॉप्ट किया गया टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, देखो लोकल बिल्डिंग्स जिस स्टाइल से बनाई जाती थी, जिसमें बैम्बू की छत होती थी और स्लोप इस प्रकार का होता था, कर्वी, तो ये स्टाइल भी अडॉप्ट किया गया बंगाल में टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में और इस स्टाइल को मुगल बिल्डिंग्स में भी अडॉप्ट किया गया। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिसमें बंगाली हट जैसी रूफ है, इन्हें बांग्ला रूफ कहा जाता है। इवन देखो मुगल काल में और मुगल काल के बाद भी बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए गए थे बंगाल में और बांग्लादेश में। ये टेम्पल्स बनवाए गए थे टेराकोटा की सहायता से और ईंटों की सहायता से। खास बात ये, इन टेम्पल्स में भी टेम्पल्स की जो छत है वो बांग्ला रूफ जैसी है। ये जो मैंने आपको पहले बताया था, इस प्रकार की बांग्ला रूफ एग्जाम्पल है इसका बिष्णुपुर में है टेम्पल। रूफ आप देख सकते हो इस टेम्पल की बांग्ला रूफ है यानी स्लोप है। इस प्रकार के काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए गए थे विष्णुपुर में, बांकुरा में, बुर्दवान में, वीरभूम में, और ये सारे बनवाए गए थे 17वीं सेंचुरी के आसपास। तो इसी के साथ हमारा ईस्ट इंडिया में बंगाल स्टाइल भी पूरा होता है। हमने दो स्टाइल्स को समझ लिया। हमने ईस्ट इंडिया के अंदर, असम के अंदर जो स्टाइल इमर्ज होके आया उसे समझा, बंगाल के अंदर जो स्टाइल इमर्ज होके आया उसे समझा। ईस्ट इंडिया के अंदर ही नेक्स्ट स्टाइल है उड़ीसा स्टाइल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा स्टाइल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उड़ीसा स्टाइल के बाद देखो नागर टेम्पल आर्किटेक्चर में हमारा सिर्फ हिल्स में थोड़े बहुत टेम्पल्स की बात रह जाएगी। इसी के साथ हमारा नागर टेम्पल आर्किटेक्चर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर। फिलहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के 10th लेक्चर में आपका स्वागत है। हम टेम्पल आर्किटेक्चर में नागर टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे और नागर टेम्पल आर्किटेक्चर के अंतर्गत ही उड़ीसा में जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो उड़ीसा के टेम्पल्स का एक अलग से स्टाइल है नागर टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर ही। तो इस स्टाइल को कहा जाता है कलिंगा आर्किटेक्चर या फिर पुरी आर्किटेक्चर या फिर उड़ीसा आर्किटेक्चर। तो आप कह सकते हो ये नागर टेम्पल आर्किटेक्चर का ही एक स्टाइल है। कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कुछ खास बातें। पहले आप सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नागर टेम्पल आर्किटेक्चर में हमने डिस्कस किया था जहाँ पर भगवान की मूर्ति को रखा जाता है, यानी वो स्थान जहाँ पर भगवान की मूर्ति को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। उसे कहा जाता है गर्भगृह। यहाँ पर देखो ये जो स्थान है ये है गर्भगृह, यहाँ पर भगवान की मूर्ति को रखा जाता है। और गर्भगृह के ऊपर जो ये टावर लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है? ये देखो ऊपर जो टावर बन रहा है इसे कहा जाता है शिखर। लेकिन कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर में शिखर को कहा जाता है देउल। आप इस तस्वीर को देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान की मूर्ति को रखा जाता है, गर्भगृह है, और ऊपर का ये जो टावर लाइक स्ट्रक्चर है इसे देउल कहा जाता है कलिंगा आर्किटेक्चर में। शेप कैसे होती है देउल की? कुछ दूरी तक ये स्ट्रेट होता है, उसके बाद कर्व बनती है बिल्कुल शार्पली अंदर की तरफ। जैसे ये देखो शुरुआत में बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर अंदर की तरफ बिल्कुल शार्पली कर्व बन रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, आपका टेस्ट है। आप ये बताइए ये जो देउल है, जो शिखर का ही दूसरा नाम है कलिंगा आर्किटेक्चर में, ये किस टाइप का है? आपको याद होगा हमने 3 टाइप के शिखर को डिस्कस किया था। रेखा प्रसाद, दूसरा फमसाणा, तीसरा वल्लभी। आप बताइए तीनों में से ये किस टाइप का
शिखर है या फिर देउल है? देखो ये काफी आसान है। ये शिखर है रेखा प्रसाद। रेखा प्रसाद आपको याद होगा, हमने इस प्रकार से डिस्कस किया था, कर्विलीनियर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कलिंगा आर्किटेक्चर में, कलिंगा आर्किटेक्चर में जो मंडप होते हैं उन्हें जगमोहन कहा जाता है। जगमोहन। आप पहले ये तस्वीर देखिए, ये एक जनरल नागा टेम्पल आर्किटेक्चर है। इसमें ये जो मंडप है, इस मंडप को कहा जाता है जगमोहन। ये तस्वीर देखिए आप, मंडप को कहा जाता है जगमोहन। मंडप वो स्थान होता है जहां पे वर्शिपर्स यानी श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। अब आप एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मंडप की शेप क्या है? यहां पर मंडप देखो ऐसे बन रहा है, पिरामिड फॉर्म में। तो बताओ कौन से टाइप का ये शिखर है? ये शिखर है फमसाना टाइप का। देखो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको फिर से 1 मिनट में बता देता हूं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 टाइप के शिखर होते हैं नागा टेम्पल आर्किटेक्चर में। एक तो देखो जो कुछ हद तक स्ट्रेट जाते हैं, उसके बाद कर्वीलिनियर शेप होती है एकदम से। इस टाइप के शिखर को कहा जाता है रेखा प्रसाद। दूसरा फमसाना टाइप शिखर में क्या होता है, स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है पिरामिड जैसी फॉर्म में, इसको कहते हैं फमसाना। और तीसरे टाइप का शिखर होता है वल्भी। वल्भी शिखर में क्या होता है, काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, ऊपर एक चैम्बर बनता है इस प्रकार का। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने यहां पर रिवाइज कर लिया। हमने पीछे के लेक्चर्स में ये भी डिस्कस किया था, आमतौर पे जो शिखर होते हैं वो तो देखो रेखा प्रसाद टाइप के ही होते हैं, लेकिन जो मंडप होते हैं वो फमसाना टाइप के होते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन आप इसे कन्वेंशन मान सकते हो। ज़्यादातर टेम्पल्स में आपको यही देखने को मिलेगा, शिखर जो होगा वो रेखा प्रसाद टाइप का होगा और मंडप जो होगा वो फमसाना टाइप का होगा। आप यहां पर भी देख सकते हो, कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर में शिखर को कहा जाता है देउल। देउल मतलब वो प्लेस जहां पे देवों को प्लेस किया जाता है, देवों को रखा जाता है। और मंडप को कहा जाता है जगमोहन। ये देखो यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन ये पूछेगी, देउल, जगमोहन ये कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर से जुड़े हैं? सोलंकी टेम्पल आर्किटेक्चर से, कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर से, चंदेल टेम्पल आर्किटेक्चर से? नहीं, ये जुड़े हैं कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर से। तो अभी तक हमने कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर में ये समझा, शिखर को कहा जाता है देउल और मंडप को कहा जाता है जगमोहन। ये एक प्रकार से लोकल नाम है। जैसे देखो शॉप इंग्लिश वर्ड है, दुकान हिंदी वर्ड है, उसी प्रकार से देउल जो है वो लोकल वर्ड है, उड़ीसा में ओडिया वर्ड है। यहां पर अब आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल आपसे ये पूछे कोई देउल क्या है तो आप शिखर ही बोलोगे, लेकिन देउल भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के देउल होते हैं? रेखा देउल नंबर 1, नंबर 2 पीड़ा देउल और नंबर 3 खाखरा देउल। शिखर को कहा जाता है रेखा देउल, मंडप को कहा जाता है पीड़ा देउल और गोपुरम मंदिर के बाहर जो बड़ा सा टावर होता है गेट पे, उसे कहा जाता है खाखरा देउल। समझ गए? फिर से बोलता हूं, अगर देखो सिंपल हम देउल की बात करें तो शिखर को ही देउल कहा जाता है, लेकिन देउल भी वैसे 3 टाइप के होते हैं। रेखा देउल जो होता है स्पेसिफिकली वो शिखर होता है, और जो पीड़ा देउल होता है जिसे जगमोहन भी कहा जाता है ओडिया में, जो मंडप होता है उसे कहा जाता है पीड़ा देउल। और मंदिर के बाहर गेट पे जो बड़ा सा टावर होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है, उसे कलिंगा आर्किटेक्चर में कहा जाता है खाखरा देउल। कलिंगा आर्किटेक्चर की एक खास बात, मंदिर के बाहर देखो कर्विंग बहुत जबरदस्त ढंग की होती है। आप देख सकते हो ये सन टेम्पल है, कर्विंग देखो आप पूरे मंदिर में कितनी जबरदस्त कर्विंग है। लेकिन
मंदिर के बाहर यानी जो इंटीरियर वॉल्स हैं, उन इंटीरियर वॉल्स पे कोई कर्विंग नहीं देखने को मिलती। ध्यान रखिएगा ये बात, कलिंगा आर्किटेक्चर में मंदिर के बाहर जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं यानी जो बाहरी दीवारें हैं, उन दीवारों पर कर्विंग बहुत अच्छी होती है, बहुत लेविश ढंग से होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। पूरे मंदिर पे आप देख सकते हो ये कर्विंग की हुई है कुछ ना कुछ। लेकिन इंटीरियर वॉल्स पर अंदरूनी दीवारों में कोई कर्विंग नहीं होती, प्लेन्स होती हैं अंदरूनी दीवारें। अब हम बात करते हैं कलिंगा आर्किटेक्चर से संबंधित कोणार्क के सूर्य मंदिर की। कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो एक रथ की फॉर्म में है। यहाँ पर आप व्हील्स देख सकते हो, यहाँ पर देखो 12 पेयर ऑफ व्हील्स हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में। लेकिन क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि मिथोलॉजी में ये विश्वास किया जाता है भगवान सूर्य का व्हीकल था रथ। भगवान सूर्य 8 घोड़ों के एक रथ पर सवार रहते हैं, मिथोलॉजी में ऐसा विश्वास किया जाता है। इसीलिए भगवान सूर्य को समर्पित कोणार्क का ये सूर्य मंदिर एक रथ की फॉर्म में है। 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स हैं इस कोणार्क के सूर्य मंदिर में। इस मंदिर को बनवाया गया था 1240 एडी में, 1240 एडी। इस टेंपल की एंट्री पर लायंस एंड एलिफेंट्स यानी शेर और हाथियों की मूर्तियां बनी हुई हैं जो कि टेंपल की प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा करते हैं। बनवाया किसने था ये टेंपल बनवाया गया था नरसिम्हा देव के द्वारा। और टाइम आपको पता है 1240 एडी के आसपास। 1200 मिस्त्रियों ने ऑलमोस्ट 12 सालों तक काम किया कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाने के लिए। कोणार्क का ये सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के कॉर्नर पे है। देखो कोन का मतलब होता है कॉर्नर और आर्क का मतलब होता है सन। हिस्टोरियन वैसे इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं, उड़ीसा में ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं। फिर भगवान सन को डेडिकेटेड इतना विशाल मंदिर कैसे बना? ज़्यादातर मंदिर का जो ढांचा है उस पर देखो समय की मार पड़ी है, यानी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो गया है टेंपल के जो स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन ये जो जगमोहन आप देख पा रहे हो यानी मंडप आप जो देख पा रहे हो, ये काफ़ी सही सिचुएशन में है अभी भी। आप देखो एक इम्पोर्टेंट बात, इस मंदिर की 3 दीवारों पर भगवान सूर्य की तस्वीरें हैं। ये देखो ये 3 तस्वीरें मंदिर की 3 दीवारों पर हैं। मकसद आर्टिस्ट का ये था दिन में हर एक समय, मॉर्निंग में, दोपहर को और इवन इवनिंग में सन की रेस को कैप्चर किया जा सके। तो ये जो पहली तस्वीर है ये मॉर्निंग सन को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी तस्वीर मिड डे सन को और तीसरी तस्वीर इवनिंग सन को। विश्वास ये किया जाता है जो मॉर्निंग सन हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है भगवान ब्रह्मा से, जिनको क्रिएटर माना जाता है सृष्टि का। और जो मिड डे सन है, मिड डे सन को आइडेंटिफाई किया जाता है भगवान महेश्वर के साथ, जिनको सृष्टि का डिस्ट्रॉयर माना जाता है। और तीसरा जो इवनिंग सन है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है भगवान विष्णु से, जिनको सृष्टि का प्रिजर्वर माना जाता है। समझ गए? 3 दीवारों पर भगवान सूर्य की 3 तस्वीरें, मॉर्निंग सन, मिड डे सन और इवनिंग सन। और चौथी जो दीवार है उस दीवार पर एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे से सूर्य की किरणें सीधा एंटर करती हैं और जाती हैं गर्भगृह तक। गर्भगृह आपको पता है वो स्थान जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है। समझ गए? यानी मंदिर की 3 दीवारों पर भगवान सूर्य की 3 तस्वीरें जो पूरे समय, दिन में हर एक समय पर भगवान सूर्य की किरणों को कैप्चर करने के लिए हैं। लेकिन चौथी दीवार पर एक दरवाज़ा है जहाँ से सूर्य की किरणें सीधे एंटर करती हैं और जाती हैं गर्भगृह तक। गर्भगृह वो स्थान है जहाँ पर भगवान की मूर्ति को रखा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर डिस्कस करने के बाद कलिंगा आर्किटेक्चर का दूसरा फेमस टेंपल है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आपको पता है किस लिए फेमस है?
पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए फेमस है। हिंदू धर्म में 4 धाम जो हैं उनमें से एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। 4 धाम में से कौन कौन से धाम हैं? एक है बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में, दूसरा द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पर? गुजरात में, तीसरा रामेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में और चौथा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये 4 धाम हैं हिंदू धर्म में और विश्वास ये किया जाता है कि एक हिंदू को मृत्यु से पहले 4 धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। देखो, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में खास बात यह है, बाकी मंदिरों में भगवान की जो मूर्ति होती है वो स्टोन से बनी होती है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर की खास बात यह है भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो वुड से बनी हुई है, यानी लकड़ी से बनी हुई होती है, जिसे पवित्र पेड़ की सहायता से चेंज किया जाता है हर ऑलमोस्ट 12 सालों के बाद या फिर 19 सालों के बाद। इसी के साथ हमारा कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाता है।